जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को आपकी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट लेकर के हम आते हैं, जिसमें आपके मोस्ट 40 क्वेश्चन होते हैं। और आज की क्लास में वही 40 क्वेश्चंस हैं जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम को देखते हुए बनाए गए हैं, जो आपके टीसीएस द्वारा पूछे गए हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस वो यहाँ पर कवर किए जाएंगे। और दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और दोस्तों, इस क्लास से आप अपने तैयारी का आकलन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। पहला कह रहा है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खोदे गए हैं? मगधी में, ब्राह्मी में, पाली में, देवनागरी लिपि में। तो बताइए भैया, इन सभी में आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अशोक के अभिलेख शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और साथ ही बता दें, अशोक का अभिलेख शाहगढ़ी और मानसरेरा का अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। और इन दोनों को छोड़ करके जितने भी अशोक के शिलालेख हैं वो सभी के सभी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, केवल दो इसके अब शिलालेख खरोष्टी लिपि में हैं। कौन सा? शाहबाजगढ़ी का और मानसेहरा अभिलेख, यही दोनों जो है खरोष्टी लिपि में हैं। बाकी के आपके सभी ब्राह्मी लिपि में हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको यहाँ पर दोस्तों हर क्वेश्चन के बाद एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए जाएंगे। अगला कह रहा है, मुद्रास्फीति के समय दौरान की दरें निम्नलिखित में से क्या होंगी? वृद्धि होती है, कमी होती है, स्थिर बने रहना है या घट बढ़ जाना है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति के दौरान दरों में वृद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, वृद्धि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में डब्ल्यू का विस्तार रूप है। तो पहला कह रहा है वेब वर्किंग विंडो, दूसरा कह रहा है विंडो वर्ड वाइफ, तीसरा कह रहा है वर्ड वाइफ वेव, लास्ट कह रहा है वर्ड वर्किंग वेव। तो बताइए भैया, डब्ल्यू का विस्तार रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वर्ड वाइड वेब डब्ल्यू का पूर्ण रूप होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 1 दिसंबर को या 23 दिसंबर को? तो बताइए भैया, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने, अशोक मेहता समिति ने, रॉयल कमीशन ने या इनमें से कोई नहीं? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली जो है प्रस्तावित की गई थी। और इस समिति का गठन 1957 में किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कब भैया? 1957 में इस समिति का गठन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, ईमेल का पिता किसे कहा जाता है? तो बताइए भैया, ईमेल का पिता किसे कहा जाता है? बिल गेट्स को, टिमोली बिल को, लिंकन को या रहमान लिंगस को? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा रहमान लिंगस को जो है ईमेल का पितामह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न का मिलान करें। एक तरफ आपका पर्वत श्रृंखला दिया है, एक तरफ आपका महाद्वीप दिया है। तो पहला कह रहा है हिमालय, तो हिमालय जो है का संबंध एशिया से हो जाएगा। दूसरा कह रहा है एडीज, तो एडीज पर्वत का जो है दक्षिण कोरिया से हो, दक्षिण अमेरिका से हो जाएगा। और लास्ट कह रहा है रॉकी, तो ये उत्तरी अमेरिका से हो जाएगा। तो आपने देखा, पहले का सी से, दूसरे का ए से और तीसरे का बी से मिलान हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा,
जिसमें ए को सी से, दूसरे को ए से और तीसरे को बी से मिलाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो बताइए भैया ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ? ईरान, कतर, ब्राज़ील या अर्जेंटीना? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ब्राज़ील जो है ओपेक में हाल ही में शामिल होने वाला देश है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ स्थापित की गई? वैशाली में, कश्मीर में, राजगृह में या पाटलिपुत्र में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम बौद्ध परिषद जो है राजगृह में स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही बता दें 4 बौद्ध परिषद हुई हैं। ठीक है, पहली आपकी राजगृह में हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कर हाल ही में यूके में मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? अमित शाह को, रघुराम राजन को, एन चंद्रशेखरन को या अरविंद केजरीवाल को? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा एन चंद्रशेखरन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सबसे छोटी इकाई की मेमोरी का नाम बताइए? तो बताइए भैया इनमें से सबसे छोटी इकाई की मेमोरी कौन सी है? योटाबाइट है, जेटाबाइट है, हेक्साबाइट है या टेराबाइट है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा सबसे छोटी मेमोरी हेक्साबाइट होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, हेक्साबाइट। नेक्स्ट कह रहा है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए या विटामिन डी? तो बात करें विटामिन सी की, तो इसी की कमी से स्कर्वी रोग शरीर में होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो बताइए भैया वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ओम प्रकाश रावत हैं, ओम बिरला हैं, आंचल कुमार ज्योति हैं या ज्ञानेश कुमार हैं? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है निम्न में से विषम को चुने, गति, संवेग, विस्थापन या वेग? तो बताइए भैया इनमें से विषम कौन है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गति जो है इनमें से अलग है, क्योंकि गति एक अदिश राशि है। क्या है भैया? गति एक अदिश राशि है और बाकी की सभी आपकी संवेग, विस्थापन, वेग ये आपकी सदिश राशियां हैं। ठीक है, इसलिए गति जो है अलग है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2013 में? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है? तो बताइए भैया भारत में रेलवे के कितने जोन हैं? 17 हैं, 18 हैं, 19 हैं या 20 हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में 19 जोन हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? नर्मदा, ताप्ती, पेरियार, महानदी? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। महानदी यही जो है अरब सागर में नहीं मिलती है। ये नदी आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये जो है डेल्टा का भी निर्माण करती है। बाकी आपकी नर्मदा, ताप्ती, पेरियार ये जो है अरब सागर में गिरती हैं और डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, कभी कभी इनका पूछ लेता है कि कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो नर्मदा, ताप्ती, पेरियार ये तीनों की तीनों नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, जबकि महानदी आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। साथ ही बता दें दोस्तों जितनी भी नदियाँ
बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो सभी नदियाँ जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जितनी भी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वे जो है आपका डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो याद रखिएगा सारे के सारे फैक्ट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय वन स्टॉप समाधान के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो बताइए भैया, रेल मंत्रालय वन स्टॉप समाधान के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस कह रहा है रेल ऐप को, तेजस ऐप को, भारत ऐप को या सुपर ऐप को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सुपर ऐप को जो है रेल मंत्रालय द्वारा वन स्टॉप समाधान के लिए जो है ऐप लॉन्च किया गया है। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, लोनार झील कहाँ स्थित है? तो बताइए भैया, लोनार झील कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में, राजस्थान में, केरल में या महाराष्ट्र में? तो बात करें लोनार झील की तो ये महाराष्ट्र में स्थित है और एक प्रकार की यह खारे पानी की झील है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है और यह एक प्रकार की खारे पानी की झील है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, समुद्र जल में नमक को कैसे प्राप्त किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है समुद्र जल से नमक को कैसे प्राप्त किया जाता है? वाष्पीकरण द्वारा, आसवन द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा या प्रभावी आसवन द्वारा? तो बताइए भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो समुद्र जल से नमक को वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 48 में या अनुच्छेद 55 में? तो बताइए भैया, ग्राम पंचायतों का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का प्रावधान दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी दोस्तों हाल ही में जो आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम शुरू है उसमें आपका पॉलिटी से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, खासकर आपके आर्टिकल जो है सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर व वातावरण तथा कोशिका व उसके पर्यावरण के मध्य गैसों का आदान प्रदान होता है। तो बताइए भैया, हमारे शरीर में वातावरण तथा कोशिका और पर्यावरण के मध्य गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? श्वसन तंत्र द्वारा, उत्सर्जन तंत्र द्वारा, पाचन तंत्र द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन तंत्र द्वारा जो है हमारे शरीर और वातावरण, कोशिका तथा पर्यावरण में गैसों का आदान प्रदान श्वसन तंत्र द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए भैया, पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर किसे कहा जाता है? मोर को, व्हेल को, केचुआ को या कुकुरमुत्ता को? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, केचुआ को जो है पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? तो बताइए भैया, नरम दल और गरम दल के बीच में फूट किस वर्ष और कहाँ पर पड़ी थी? तो ऑप्शंस कह रहा है 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, दूसरा कह रहा है 1885 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में, और तीसरा कह रहा है 1886 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा नरम दल और गरम दल के बीच फूट 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो बताइए भैया, भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा हुआ है? यूएसए के संविधान का, रूस के संविधान का, ब्रिटिश संविधान का या भारत सरकार अधिनियम 1935 का? तो दिए गए ऑप्शनों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935
यही जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 से भारत के संविधान में लगभग 2/3 तत्वों को लिया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कितना, कम से कम 2/3 तत्वों को लिया गया है भारतीय संविधान में जो है इस भारत सरकार अधिनियम 1935 से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ है वह है, तो बताइए भारत में सबसे पहले किस उद्योग का विकास हुआ है? कुटीर उद्योग का, सीमेंट उद्योग का, आयरन और स्टील उद्योग का, और लास्ट कह रहा है अभियांत्रिकी उद्योग का। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में सबसे पहले कुटीर उद्योग का जो है विकास हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं, या अटल बिहारी वाजपेयी हैं? तो बताइए भैया इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। और साथ ही बता दें यह पुस्तक जो है भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के विरोध के लिए लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब द्वारा यह पुस्तक भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के विरोध के लिए लिखी गई थी, इंडिया डिवाइडेड। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है? खरवार, गौड़, भील, या इनमें से कोई नहीं? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में सबसे ज़्यादा भील जनजाति पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, भील। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बताइए भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? झारखंड का, असम का, कर्नाटक का, नागालैंड का? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहू जो है असम राज्य का लोक नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आ सकता है। तो बताइए भैया कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है? www.gets.government.in, दूसरा कह रहा है www.gets.com, तीसरा कह रहा है www.gets.in, और लास्ट कह रहा है www.government.in। तो इन सभी में बताइए राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, www.gets.government.in, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही जो है जीएसटी सामान्य पोर्टल की वेबसाइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो बताइए भैया दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान क्या है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तीसरा स्थान भारत का है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो बताइए भैया विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है, वेबर है, ओम है, या वोल्ट है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर जो है विद्युत धारा की इकाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? ये आपका एनटीपीसी का हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है 11 जून को, उसका पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। तो पहला कह रहा है 35वां स्थान है, 36वां है, 37वां है, या 39वां है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान जो है 39वां है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 39 स्थान है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे?
तो बताइए भैया 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? डी सुब्बाराव, चिंतामणि देशमुख, शक्तिकांत दास या उर्जित पटेल। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा चिंतामणि देशमुख। यही 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर थे। तो चिंतामणि देशमुख ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तुर्की की, श्रीलंका की, अफगानिस्तान की या म्यांमार की? तो क्यात की अगर बात करें तो ये जो है म्यांमार की जो है आधिकारिक मुद्रा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी, नील नदी, लिम्फो नदी या नाइजर नदी? तो बताइए भैया इनमें से कौन सी नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लिम्फो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए भैया विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, 5 सितंबर को, 10 दिसंबर को या 7 दिसंबर को? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है मानव हृदय को कितने कक्षों में बांटा गया है? तो बताइए 2 कक्ष में, 3 कक्ष में, 4 कक्ष में या एक भी नहीं? तो मानव हृदय को जो है 4 कक्षों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 क्या दर्शाता है? तो बताइए भैया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या दर्शाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस कह रहा है प्राण और दैविक स्वतंत्रता, दूसरा कह रहा है उपाधियों का अंत, तीसरा कह रहा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण और लास्ट कह रहा है अस्पृश्यता। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 प्राण और दैविक स्वतंत्रता के बारे में बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो बताइए भैया प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग या दयानंद सरस्वती? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और आत्माराम पांडुरंग द्वारा जो है 1867 ईस्वी में जो है मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? मुंबई में इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी प्रार्थना समाज की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, यहीं तक आपके क्वेश्चन थे। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।